क्लास 11th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 22 रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें आपको अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताया जा रहा था। अब तक इस चैप्टर के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में विधिवत बताया जा चुका है, जिसमें प्रमुख रूप से आपने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल काय, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, इन सब के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। इन ग्लैंड्स के अंतर्गत आप सभी ने अब तक देखा है कि इन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और इन हार्मोन्स का हमारे शरीर में विभिन्न भागों में क्या कार्य होता है। इसी कड़ी में आज अगली ग्लैंड, जिसे हम मिश्रित ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। मिश्रित ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत अग्न्याशय या पैनक्रियाज आता है। आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पैनक्रियाज या अग्न्याशय हमारे शरीर के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और इसे हम मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में क्यों जानते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। पैनक्रियाज में से पाई जाने वाली लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जैसा कि आप जानते हैं, पैनक्रियाज अर्थात अग्न्याशय मुख्यतः एक पाचन ग्रंथि है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो अग्नाशयिक रस या पैनक्रियाटिक जूस स्रावित करती है। किंतु इसकी पालियों के बीच के संयोजी ऊतक में कोशिकाओं के गुच्छे स्थित होते हैं। इन्हीं कोशिका समूहों को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं कई प्रकार की होती हैं। पैनक्रियाज हल्के पीले रंग की विसरित ग्रंथि होती है, जो कि अमाशय और ग्रहणी अर्थात स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में स्थित होती है। इसके द्वारा पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस स्रावित होता है और इस रस में कई प्रकार के पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। इस प्रकार यह एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, अर्थात बहिर्स्रावी ग्रंथि है। परंतु पैनक्रियाज के एक विशिष्ट भाग में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, जिनकी संख्या 10 से 20 लाख तक होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करती है। इसी कारण से पैनक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि यह ग्रंथि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड्स के रूप में कार्य करती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में पाई जाने वाली कोशिकाओं में पहली कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम अल्फा सेल्स कहते हैं। अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण होता है और यह लगभग 20% होती हैं। दूसरी कोशिकाएं होती हैं बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं ही वास्तव में इंसुलिन बनाती हैं और ये 70% होती हैं। तीसरी कोशिकाएं डेल्टा कोशिकाएं या डी कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन मुक्त करती हैं और ये लगभग 5% होती हैं। और अगली कोशिकाएं
PP या F सेल्स होती हैं। इस तरह से पैंक्रियास में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से भिन्न भिन्न हार्मोन निकलते हैं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन और डेल्टा या डी कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन का स्राव होता है और ये तीनों हार्मोन ही लीवर में पहुंचकर अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। आइए जानते हैं पैंक्रियाज की लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निकलने वाला, बीटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन ये क्या होता है। इंसुलिन एक प्रकार से शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और यकृत और पेशियों में संग्रहित करता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा विमुक्त होती है और रुधिर में ग्लूकोज की निश्चित मात्रा बनाए रखती है। कोशिकाओं की आधारी उपापचयी दर अर्थात बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे हम BMR कहते हैं, उसको भी प्रभावित करती है। वसा ऊतकों में वसा संश्लेषण अर्थात लाइपोजेनेसिस को भी प्रभावित करती है। इंसुलिन या अमीनो अम्ल का बना होता है। इंसुलिन 84 अमीनो अम्ल का बना प्रो इंसुलिन के मध्य भाग से 33 अमीनो एसिड से बने एक टुकड़े के हट जाने से 2 श्रृंखला वाला इंसुलिन का मॉलिक्यूल बनता है। इसकी एक श्रृंखला में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसे अल्फा चेन के नाम से जाना जाता है, जबकि इसकी दूसरी श्रृंखला में 30 अमीनो एसिड रहते हैं। इसे हम बीटा चेन के नाम से जानते हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार से एक अणु इंसुलिन में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, अर्थात एक श्रृंखला में 21 जिसे हम अल्फा चेन कहते हैं और दूसरी श्रृंखला में 30 अमीनो एसिड्स जिसे हम बीटा चेन कहते हैं। टोटल अमीनो एसिड की संख्या इंसुलिन के एक अणु में 51 होती है। इंसुलिन का शरीर में कार्य क्या होता है? यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के परिवर्तन की दर को पेशियों यानी मसल्स और लीवर में काफ़ी बढ़ा देता है, जिससे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। ग्लूकागॉन एक प्रोटीन है। इसे हाइपरग्लाइसीमिया फैक्टर भी कहा जाता है। यह ग्लाइकोजन के विखंडन में सहायक होता है तथा ऊतकों द्वारा ग्लूकोज का इस्तेमाल कम करता है, जिसके कारण रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जबकि सोमैटोस्टैटिन एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 14 अमीनो एसिड होते हैं और यह इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को रोकता है। इसे वृद्धि हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग फैक्टर या GHRIF के नाम से जाना जाता है। ग्लूकागॉन ये अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज को किम्बाल और मर्लिन ने किया था। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने पर इसका स्राव अधिक होता है और यह 29 अमीनो एसिड से बने पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है। ग्लूकागॉन यह लीवर में अमीनो एसिड और फैट से ग्लूकोज के संश्लेषण अर्थात ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है और वसा ऊतक में वसा के विघटन लाइपोलाइसिस को प्रेरित करता है।
लीवर में ग्लूकोज को बनाने अर्थात ग्लाइकोजिनोलिसिस को भी प्रेरित करता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर इंसुलिन का निकलना शुरू हो जाता है तथा ग्लूकोज की मात्रा कम होने पर ग्लूकेगॉन बनने लगता है। इस प्रकार से रुधिर में ग्लूकोज का संतुलन बना रहता है। जबकि सोमैटोस्टैटिन हाल ही में ज्ञात हुआ है कि लैंगरहैंस द्वीपका की डेल्टा कोशिकाओं से भी एक हार्मोन निकलता है जिसे सोमैटोस्टैटिन या एसएस हार्मोन के नाम से जानते हैं। यह हार्मोन पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण की ड्यूरेशन को बढ़ाता है। इससे शरीर में भोजन की उपयोगिता अधिक समय तक रहती है। सोमैटोस्टैटिन 14 यानी 14 अमीनो एसिड इकाइयों तथा छोटे से पेप्टाइड का बना होता है। यह हाइपोथैलेमस से स्रावित वृद्धि हार्मोन निरोधक कारक जिसे हम ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर GHIF के समान होता है। इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से दो प्रकार की सेल्स अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स पाई जाती हैं। बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन रिड्यूसेस ग्लाइकोजिनोलिसिस इन लीवर, जिसके कारण इंक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बाय मसल सेल्स एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल लोवर्ड। तो इस तरह से इंसुलिन के कारण से ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लोअर होता है, कम होता है। और इधर अल्फा सेल से ये क्या करती है, इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलिसिस इन लीवर। इससे क्या होगा, रिड्यूसेस ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बाय मसल सेल्स, जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज्ड, इनसे रेज होता है। और बीटा सेल से जिससे कि इंसुलिन निकलता है, इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल लोअर्ड होता है। अब बात करते हैं कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, रोग और उपचार के बारे में जानकारी करते हैं। इंसुलिन के अल्पस्राव से होने वाला रोग हाइपोइंसुलिज्म कहलाता है। यदि इंसुलिन के स्राव की मात्रा कम हो जाती है तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण यूरिन द्वारा ग्लूकोज की काफ़ी अधिक मात्रा का त्याग होने लगता है। इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम डायबिटीज़ मेलाइटिस के नाम से जानते हैं। इस रोग के कारण थकान, भूख एवं प्यास अधिक लगती है तथा व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में मूत्र त्याग करता है तथा शरीर का भार काफ़ी तीव्रता से रिड्यूस होने लगता है। इंसुलिन की सुई लगवाने से एवं खान पान को नियंत्रित करने से रुधिर और यूरिन में शर्करा की प्रतिशतता संतुलित बनी रहती है एवं यह रोग नियंत्रित रहता है, अर्थात कंट्रोल में रहता है। जबकि इंसुलिन के अत्यधिक सिक्रीशन से होने वाला रोग हाइपर इंसुलिज्म कहलाता है। इंसुलिन के अधिक स्राव से शरीर कोशिकाएं रुधिर से अधिक ग्लूकोज लेने लगती हैं, जिससे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। इस अवस्था में तंत्रिका कोशिकाओं, आँख के रेटिना एवं जननांगों की कोशिकाओं को आवश्यक मात्रा में ग्लूकोज की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस तरह से इंसुलिन के अल्पस्राव से हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोसूरिया, डायबिटीज मेलाइटिस, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और कीटोसिस जैसी बीमारियां होती हैं। जैसा कि हाइपरग्लाइसीमिया में बताया है कि शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर लीवर सेल में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने एवं संग्रह करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ जाती है। तब इसे हम हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस, जब यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 mg प्रति 100 ml हो जाती है, तब इसे हम डायबिटीज़ मेलाइटिस के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा यूरिन के साथ बाहर निकलने लगती है, तब इसे हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं।
इसी तरह पॉलीयूरिया, यूरिन में ग्लूकोज के उत्सर्जन से पॉलीयूरिया हो जाता है, अर्थात बहुमूत्र या पॉलीयूरिया कहते हैं इसे। पॉलीडिप्सिया, अधिक पानी के शरीर से निकलने के कारण डिहाइड्रेशन होता है, जिसके कारण प्यास बहुत अधिक लगती है। इसी प्रकार कीटोसिस, कोशिकाएं प्रोटीन और फैट को ऊर्जा के लिए उपयोग में लाती हैं। प्रोटीन की कमी होने पर व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है तथा वसा के विखंडन से कीटोन बॉडीज रुधिर में कलेक्ट होने लगती हैं, तब इसे हम कीटोसिस कहते हैं। कीटोन बॉडीज से रुधिर की एसिडिटी बढ़ाती हैं, जिससे बेहोशी होने की और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। इसी प्रकार हाइपोग्लाइसीमिया में बताया है, इस अवस्था में शरीर की कोशिकाएं रुधिर से अधिक ग्लूकोज लेने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तंत्रिका कोशिकाओं और रेटिना की कोशिकाओं को कम मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध होती है। अतः जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को अधिक थकावट एवं अकड़न महसूस होती है। इस तरह से इंसुलिन की कमी से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इसके बारे में आपने जानकारी हासिल की है। इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा इतिहास भी जानना जरूरी है। इंसुलिन की उपस्थिति को सबसे पहले कुत्तों में देखा गया था। उनके शरीर से पैनक्रियाज निकाल देने पर उनके यूरिन में कुछ सफ़ेद सा पदार्थ आता था, जो कि सूखने पर शुगर के समान जम जाता था। इनके शरीर में अग्न्याशय रस पहुंचाने पर यूरिन में चीनी जैसे पदार्थ का आना बंद हो गया। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि अग्न्याशय से कोई ऐसा पदार्थ भी स्रावित होता है जो शर्करा के उपापचय का नियंत्रण करता है। मिनोव्स्की और मेहरिंग ने सन 1889 में पता लगाया कि मनुष्यों में डायबिटीज का संबंध पैनक्रियाज से होता है। सन 1922 में दो कनाडा के वैज्ञानिक बैटिंग और बेस्ट ने जानवरों को मारकर उनके अग्न्याशय से इंसुलिन अलग करने की विधि निकाली और उनके इंजेक्शन लगाकर मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार की खोज की। एबेल ने 1928 में इंसुलिन के क्रिस्टल्स तैयार किए। सेंगर 1953 ने पहला गाय के इंसुलिन के मॉलिक्यूल की संरचना का पता लगाया और इसके पॉलीपेप्टाइड चेन की आणविक संरचना का वर्णन किया। सन 1965 में मानव इंसुलिन का संश्लेषण शॉन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस प्रकार से यह जानकारी इंसुलिन के बारे में थी। अब आता है गोनट्स के अंतर्गत टेस्टिस और ओवरी मुख्य रूप से आते हैं। टेस्टिस और ओवरी सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, जो कि अतिरिक्त जननांगों की वृद्धि एवं विकास तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास और जनन क्रियाओं का नियमन करते हैं। टेस्टिस, स्तनधारियों में टेस्टिस उदर के बाहर स्क्रोटल सैक्स में उपस्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु जनन के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। टेस्टिस की शुक्र जनन नलिकाओं के बीच के स्थान में भरे हुए संयोजी ऊतक को लेडिंग सेल्स या इंटस्टियल सेल्स कहा जाता है और यही कोशिकाएं मेल हार्मोन्स बनाती हैं और इस मेल हार्मोन को एंड्रोजन्स कहा जाता है। एंड्रोजन्स ये मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोस्टेरोन हैं। ये स्टेरॉयड हार्मोन हैं और फैट में विलय होते हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और ये हार्मोन पौरुष विकास हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं और इनका भी शरीर में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसा कि आप जानते हैं
कि मेल में उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण या टेस्टिस स्थित होते हैं। वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इंटस्टिशियल टिश्यूज का बना हुआ होता है। लेडिंग सेल्स या इंटस्टिशियल सेल्स अंतर्नलकीय स्थानों में उपस्थित होती हैं और ये एंड्रोजन या मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करती हैं। एंड्रोजन मेल में सहायक जनन अंगों जैसे कि एपिडाइडमिस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा आदि के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाते हैं तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर लैंगिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से एंड्रोजन्स के बारे में आपने जाना कि एंड्रोजन्स का क्या कार्य होता है। दूसरा आता है ओवरी। बाल्यावस्था में बालिकाओं के अंडाशयों से हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं। किशोरावस्था में 11 to 13 ईयर्स की एज में अंडाशय सक्रिय हो जाते हैं और तब ये कई हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। फीमेल्स के उदर में अंडाशय का एक पेयर उपस्थित होता है। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक अंडे को उत्पादित करते हैं। इसके अलावा अंडाशय में 2 प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन समूहों का भी उत्पादन करते हैं जिन्हें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोजन का संश्लेषण और स्राव प्रमुख रूप से परिवर्धित हो रहे ग्राफियन फॉलिकल द्वारा होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात विखंडित पुटिका कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। एस्ट्रोजन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं का प्रेरण, अंडाशयी पुटिकाओं का वृद्धि एवं परिवर्धन, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकटन, स्तन ग्रंथियों का वृद्धि एवं परिवर्धन आदि अनेक क्रियाएं करते हैं। एस्ट्रोजन स्त्रियों में लैंगिक व्यवहार का नियमन भी करते हैं, इसीलिए इसे फेमाइजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। फेमाइजिंग हार्मोन एस्ट्रोजन को ही कहा जाता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रसवता और गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। प्रोजेस्टेरॉन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रह, कोशिकाओं के निर्माण, दुग्ध ग्रंथियों की वृद्धि और दुग्ध के स्राव में सहायता करते हैं। इसके अलावा गर्भ के समय एक और हार्मोन रिलैक्सिन का स्राव प्लेसेंटा तथा कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। यह प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है, गर्भाशय को सिकुड़ने से बचाता है तथा यूटराइन सर्विक्स को चौड़ा करता है ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो सके। इनका नियंत्रण पिट्यूटरी के अग्रपिंडक द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन हार्मोन अर्थात FSH, LH एवं प्रोलैक्टिन अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन के स्राव का नियंत्रण करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपिंडक हार्मोन एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन परस्पर सहयोग करते हैं और स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियंत्रण भी ये करते हैं। प्लेसेंटा गर्भावस्था में अपरा यानी प्लेसेंटा भी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है। इसके द्वारा भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। यह हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन से सहयोग कर अपना कार्य करते हैं। ये ओव्यूलेशन को समाप्त करते हैं एवं अंडाशय के स्राव को तीव्र करते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा द्वारा कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। हार्ट, किडनी और जठर आंतरिक पथ के हार्मोन, हृदय की अलिंद भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जिसे एट्रियल न्यूरेटिक कारक या ANF कहते हैं। यह ब्लड प्रेशर को कम करता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ANF के स्राव और इसकी क्रिया के परिणाम स्वरूप रक्त वाहिकाएँ डायलेशन हो जाती हैं तथा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वृक्क की जक्स्टाग्लैमुलर सेल्स एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं जो RBCs के निर्माण को प्रेरित करता है।
जठर आंत्रिपद के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन बनाती हैं या उनका सिक्रीशन करती हैं: गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलियोस्टोकाइनिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड। इसमें से गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर एचसीएल और पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करता है, जबकि सेक्रेटिन बहिर्स्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। और इसी प्रकार से कोलिसिस्टोकाइनिन अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य कर क्रमशः अग्नाशयी एंजाइम और पित्त रस के स्राव को प्रेरित करता है। और जठर अवरोधी पेप्टाइड जिसे जीआईपी जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। इस प्रकार से एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आने वाली प्रमुख ग्रंथियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में जानकारी हासिल की। आशा है आपने पूरे वीडियो को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और इसे नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देना चाहेंगे, जैसे कि अंतःस्रावी तंत्र की संरचना, कार्यप्रणाली तथा हार्मोन के प्रभाव के अध्ययन को हम एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। दूसरा, पिट्यूटरी ग्लैंड से लगभग 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को भी नियंत्रित करते हैं। इसी कारण से पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। एफएसएच और एलएच तथा टीएसएच ये हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। थायराइड से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं जिन्हें थायरॉक्सिन, T4, ट्राईआयोडोथायरोनिन जिसे T3 और थायरोकैल्सिटोनिन स्रावित होता है। भोजन में यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे ग्वाइटर या घेंघा रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन जीवन की गति को बढ़ाता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन की कमी से एडिशन बीमारी होती है। इसमें सोडियम और जल का अधिक उत्सर्जन होता है जिससे ब्लड प्रेशर घट जाता है और डिहाइड्रेशन का खतरा बना होता है। अभी आपने सुना कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं से इंसुलिन, उनकी बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इसी प्रकार से एड्रिनल ग्लैंड को आपाती अंतःस्रावी ग्रंथ या इमरजेंसी एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, तो वह एड्रिनल ग्लैंड है जिसे इमरजेंसी एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चे के जन्म में सहायता देता है, इसीलिए ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित थी, ये भी आपको देने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।